आज के वीडियो में काव्य शास्त्र का भाग 3 लेकर के उपस्थित हुए हैं। इससे पहले काव्य शास्त्र के भाग 1 और भाग 2 आ चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके काव्य शास्त्र का संपूर्ण अध्ययन कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, रस संप्रदाय के समर्थक आचार्य कौन हैं? आचार्य भरत मुनि, मम्मट, विश्वनाथ, लोलट, शंकुक, भट्टनायक और अभिनवगुप्त, ये आचार्य रस संप्रदाय के समर्थक आचार्य कहे जाते हैं। अगला है कि रस सूत्र के प्रथम व्याख्याता आचार्य कौन हैं? तो ये हैं भट्टलोलट। भट्टलोलट किस दर्शन से प्रभावित थे? भट्टलोलट जो थे वो मीमांसा दर्शन, जिसको हम जैमिनी दर्शन के नाम से भी जानते हैं, उससे ये प्रभावित थे। नेक्स्ट है कि लोलट ने संयोग का क्या अर्थ लिया है? तो लोलट ने जो संयोग का अर्थ लिया है वो लिया है उत्पाद, उत्पाद्य दोनों का संबंध, यानी कि उत्पाद उत्पाद्य संबंध, ये इन्होंने इसका अर्थ माना है संयोग का। लोलट ने निष्पत्ति का क्या अर्थ बताया है? तो लोलट ने निष्पत्ति का अर्थ बताया है उत्पत्ति। अगला प्रश्न है कि लोलट का मत किस नाम से जानते हैं? लोलट का जो मत है वो किस नाम से जाना जाता है? तो एक तो आरोपवाद, दूसरा उत्पत्तिवाद और तीसरा उपचयवाद, इन नामों से जानते हैं। नेक्स्ट है कि लोलट रस की स्थिति किस में मानते हैं? तो लोलट रस की स्थिति अनुकार्य यानी कि मूल कारण में मानते हैं। लोलट के मत की सबसे बड़ी कमी क्या रही? कमी है कि सहृदय सामाजिक की उपेक्षा करना। सहृदय सामाजिक की उपेक्षा करना लोलट के मत की सबसे बड़ी कमी रही है। रस निष्पत्ति के दूसरे व्याख्याता आचार्य कौन है? तो दूसरे व्याख्याता आचार्य हैं शंकुक। नेक्स्ट है कि शंकुक किस दर्शन से प्रभावित थे? तो शंकुक न्यायिक दर्शन यानी कि न्याय दर्शन से प्रभावित थे। शंकुक का मत क्या कहलाता है? तो शंकुक का मत अनुमितिवाद कहलाता है। नेक्स्ट है कि शंकुक के अनुसार निष्पत्ति का क्या अर्थ है? तो शंकुक के अनुसार निष्पत्ति का जो अर्थ है वो है अनुमिति। चित्र तुरंग न्याय परिकल्पना किस आचार्य ने की? तो ये आचार्य शंकुक ने की। रससूत्र के तीसरे व्याख्याकार कौन हैं? तो भट्टनायक हैं रससूत्र के तीसरे व्याख्याकार। भट्टनायक किस दर्शन से प्रभावित थे? सांख्य दर्शन से प्रभावित थे भट्टनायक। भट्टनायक ने संयोग का अर्थ क्या माना है? तो भट्टनायक ने संयोग का अर्थ भोज्य भोजक संबंध माना है। भट्टनायक ने निष्पत्ति का क्या अर्थ माना है? भुक्ति। इन्होंने निष्पत्ति का अर्थ भुक्ति बताया है। नेक्स्ट है कि भट्टनायक का मत क्या था? भुक्तिवाद। भट्टनायक का मत था भुक्तिवाद। साधारणीकरण का किसने दिया? ये दिया था भट्टनायक ने। भट्टनायक ने रस कहाँ निहित किया? सहृदय सामाजिक में भट्टनायक ने रस का निहित किया। भट्टनायक रस निष्पत्ति के कितने आधार मानते हैं? तो ये 3 आधार मानते हैं। पहला है अविधा व्यापार। अविधा व्यापार का मतलब क्या होता है कि किसी शब्द का सामान्य और सीधा अर्थ शब्द शक्ति का पहला और मुख्य रूप, ये अविधा व्यापार का अर्थ है। भावगत व्यापार दूसरा था। तो भावगत व्यापार का क्या मतलब है कि काव्य में वर्णित पात्रों, घटनाओं और परिस्थितियों के प्रति पाठक या दर्शक का एक सामान्य सार्वभौमिक जुड़ाव स्थापित करना। और तीसरा था भोजकत्व व्यापार। पाठक या दर्शक काव्य या नाटक में वर्णित रस का अनुभव या उसका भोग करना मानते। नेक्स्ट है कि भट्टनायक ने तीनों व्यापारों को क्या कहा? त्रियांशता कहा। त्रियांशता भट्टनायक ने तीनों व्यापारों को कहा। नेक्स्ट है कि रस निष्पत्ति की सर्वप्रथम आत्मपरख व्याख्या किसने की? तो ये की थी भट्टनायक ने। रस निष्पत्ति के अंतिम यानी कि चतुर्थ व्याख्याता आचार्य कौन है? तो रस निष्पत्ति के 4 आचार्य हैं व्याख्याता आचार्य। उनमें जो चौथे थे वो थे अभिनवगुप्त। और चारों कौन कौन से थे? पहले थे भट्टलोलट, दूसरे शंकुक, तीसरे भट्टनायक और चौथे अभिनवगुप्त। अभिनवगुप्त का मत किस नाम से जाना गया? अभिव्यक्तिवाद के नाम से जाना गया। नेक्स्ट है कि अभिनवगुप्त ने संयोग का अर्थ क्या माना? तो अभिनवगुप्त ने संयोग का जो अर्थ माना है वो व्यंग व्यंजक संबंध माना है। अभिनवगुप्त ने निष्पत्ति का क्या अर्थ स्वीकार किया है? तो अभिनवगुप्त ने निष्पत्ति का अभिव्यक्ति अर्थ स्वीकार किया है। अभिनवगुप्त किस दर्शन से प्रभावित थे? शैव दर्शन से प्रभावित थे। नेक्स्ट है कि रस निष्पत्ति में ब्रह्मानंद सहोदर की व्याख्या किसने की? ये की थी भट्टनायक ने। और ब्रह्मानंद सहोदर का जो अर्थ होता है वो होता है ब्रह्मा की अनुभूति का सहोदर यानी कि
भाई, सहोदर माने होता है भाई। रस की सर्वांगीण व्याख्या करने वाले आचार्य कौन हैं? तो ये हैं अभिनव गुप्त। रस विवेचन में सहृदय सामाजिक की महत्ता सर्वप्रथम किसने स्वीकार की है? भट्ट नायक ने स्वीकार की थी। नेक्स्ट है, भट्ट नायक ने किस व्यापार की कल्पना से साधारणीकरण का सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो ये किया था भावकत्व व्यापार। लोक हृदय में लीन होने की दशा का नाम रस दशा है। पंक्ति किसकी है? रामचंद्र शुक्ल की पंक्ति है। रामचंद्र शुक्ल ने किसका साधारणीकरण माना? आलम्बनत्व धर्म का साधारणीकरण माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न है 236वां। डॉक्टर नगेंद्र किसका साधारणीकरण मानते हैं? तो ये मानते हैं कवि की अनुभूति का। साधारणीकरण का जो मतलब है वो होता है किसी विशेष वस्तु को सामान्य, सार्वत्रिक या सार्वजनीय बनाना। अगला है कि पाठक का श्रोता के चित्त का साधारणीकरण किसने माना है? तो ये डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने माना है। सभी भावों का साधारणीकरण मानने वाले आचार्य कौन हैं? वे हैं भट्ट नायक। नेक्स्ट है कि अपने पराई की भावना से मुक्त हो जाना साधारणीकरण है। किसकी मान्यता है? ये आचार्य विश्वनाथ की मान्यता है। साधारणीकरण की सर्वप्रथम व्याख्या किसने दी थी? वो अभिनव गुप्त ने दी थी। साधारणीकरण की समस्या को प्रेषणीयता की समस्या किसने कहा? अगे जी ने कहा। और प्रेषणीयता का अर्थ होता है कि विचारों, भावनाओं या अनुभवों को दूसरों तक स्पष्ट रूप से और प्रभावी ढंग से पहुंचाने की क्षमता को प्रेषणीयता कहा जाता है। नेक्स्ट है कि रस को काव्य की आत्मा किसने घोषित किया था? आचार्य विश्वनाथ ने किया था। भावकत्वं साधारणीकरणं तेन ही व्यापारेण विभावादया स्थायी च साधारणीक्रियन्। ये किसने कहा था? ये कहा था भट्ट नायक ने। इसके अर्थ की यदि बात करें तो विभावन व्यापार रस विधान में वह मानसिक व्यापार है जिसके कारण पात्र में प्रदर्शित भाव का श्रोता या पाठक की साधारणीकरण द्वारा भागी होता है। ये इसका अर्थ है। नेक्स्ट है कि परस न पर्यस्ति मेति न ममेति च तदास्वादे निभावादे परिच्छेदो न विद्यते। परिभाषा किसने दी है? ये परिभाषा दी है आचार्य विश्वनाथ जी ने। इसका जो व्याख्या देखें तो रस के अनुभव में विभावादि ना तो पर माने होता है दूसरे के होते हैं, ना ही मेरे। वे एक सामान्य अनुभव के रूप में स्वीकार किए जाते हैं जो रसास्वादन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट है दंडी रस को किसके अंतर्गत मानते हैं? तो दंडी जो मानते हैं अलंकार और गुण के अंतर्गत मानते हैं रस को। नेक्स्ट है कि वामन ने किस गुण में रस की स्वीकृति दी? कांति गुण में स्वीकृति दी है। कांति गुण का अर्थ होता है किसी रचना में सौंदर्य, चमक और आनंद की प्राप्ति होना। प्रथम अलंकारवादी आचार्य जिन्होंने रस का स्वतंत्र विवेचन किया रुद्रट हैं। नेक्स्ट है ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं? तो आनंद वर्धन हैं ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक। वाच्यार्थ से अधिक चमत्कार व्यंग्यार्थ ध्वनि का काव्य है। कथन किस आचार्य का है? तो आचार्य विश्वनाथ का है। आनंद वर्धन ने काव्य के 3 भेद कौन से हैं? यानी कि आनंद वर्धन ने काव्य के 3 भेद कौन से किए हैं? तो एक तो किया है ध्वनि काव्य, दूसरा है गुणीभूत व्यंग काव्य और तीसरा है चित्र काव्य। नेक्स्ट प्रश्न है 251 कि आनंद वर्धन ने किस काव्य को उत्तम काव्य कहा है? तो ध्वनि काव्य को उत्तम काव्य कहा है आनंद वर्धन ने। पंडित राज जगन्नाथ किस काव्य को उत्तम काव्य स्वीकारते हैं? तो ये गुणीभूत काव्य को उत्तम काव्य स्वीकारते हैं। आनंद वर्धन ने किस काव्य को अधम माना है? चित्र काव्य को अधम माना है आनंद वर्धन ने। नेक्स्ट है कि ध्वनि सिद्धांत के मूल आधार कौन से हैं? एक तो है स्फोटवाद, शब्द शक्ति और शेष दर्शन। ध्वनि के कितने भेद माने जाते हैं? ध्वनि के 3 भेद माने जाते हैं। पहला है वस्तु ध्वनि, दूसरा है अलंकार ध्वनि और तीसरा है रस ध्वनि। ध्वनि प्रतिष्ठा परक परमाचार्य किस आचार्य को कहा जाता है? तो आचार्य मम्मट को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं आचार्य कुंतक। वक्रोक्ति रेव वेदज्ञध्यम भंगी भड़ितिरोज्यते कथन है किसका है? तो आचार्य कुंतक का कथन है। इसका अर्थ है कि वक्रोक्ति केवल एक अलंकार नहीं
बल्कि यह कवि की प्रतिभा और कौशल का प्रतीक है जो काव्य को विशिष्ट रूप से सुंदर और आकर्षक बनाता है। अगला प्रश्न है कि कुंतक ने वक्रोक्ति के कितने भेद किए हैं? तो कुंतक ने वक्रोक्ति के 6 भेद किए हैं। पहला है वर्ण विन्यास वक्रता, दूसरा है पद पूर्वार्ध वक्रता, तीसरा है पद परार्ध वक्रता और चौथा है वाक्य वक्रता। पांचवा है प्रकरण वक्रता तथा छठवां है प्रबंध वक्रता। नेक्स्ट है कि रुद्रट ने वक्रोक्ति को अलंकार मानकर कितने भेद किए? पहला किया है काकू वक्रोक्ति, दूसरा किया है श्लेष वक्रोक्ति। 2 भेद किए हैं। पाश्चात्य अभिव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्ति सिद्धांत का विलायती उत्थान किस विद्वान ने बताया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बताया है। वक्रोक्ति काव्य जीवितम किसकी रचना है? तो ये आचार्य कुंतक की रचना है। नेक्स्ट है कि घट प्रतीप न्याय का आधार किस सिद्धांत सिद्धि के लिए हुआ? तो ये हुआ है ध्वनि संप्रदाय। दंडी ने वक्रोक्ति को अलंकार का मूल स्वीकार काव्य के कितने भेद किए हैं? तो ये किए हैं स्वभावोक्ति और दूसरा किया है वक्रोक्ति। 2 भागों में किया है। नेक्स्ट है कि वक्रोक्ति सिद्धांत की महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या है? तो एक तो है कलावाद की प्रतिष्ठा। नेक्स्ट है कि औचित्य संप्रदाय के प्रतिष्ठापरक आचार्य कौन है? तो आचार्य क्षेमेंद्र हैं। क्षेमेंद्र का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो औचित्य विचार चर्चा, ये क्षेमेंद्र का प्रमुख ग्रंथ है। क्षेमेंद्र ने रस का प्राण किसे माना है? औचित्य को क्षेमेंद्र ने रस का प्राण कहा है। नेक्स्ट है कि उचितम प्राहुराचार्याः सदृशम किल यत् उचितस्य चायो भावस्तौचित्यम प्रचक्षते कथन किसका है? तो ये आचार्य क्षेमेंद्र का है। यदि इसकी हम व्याख्या करें तो यह है कि आचार्यों ने कहा है कि जो जिस चीज़ के लिए उचित है वह उसके लिए उचित है, जो जिसके लिए उचित है वह ही औचित्य है। दूसरे शब्दों में जो किसी वस्तु के लिए उपयुक्त या संगत है वह औचित्य है। नेक्स्ट है कि रस के साथ औचित्य का संबंध स्थापित करने वाले आचार्य कौन हैं? तो वो हैं आनंदवर्धन। औचित्य सिद्धांत को विभिन्न काव्य सिद्धांतों का समन्वय किसने माना है? तो नंद दुलारे वाजपेयी ने माना है। सर्वप्रथम औचित्य की चर्चा किस आचार्य ने की थी? तो आनंदवर्धन ने की थी। औचित्य का अर्थ जाने यदि तो देखो, किसी बात को सही या उचित ठहराना या किसी कार्य को उचित साबित करना ही औचित्य का अर्थ है। नेक्स्ट है कि आनंदवर्धन के अनुसार औचित्य के भेद कितने हैं? तो आनंदवर्धन के अनुसार औचित्य के 5 भेद हैं। पहला है रसोचितय अलंकारौचित्य, दूसरा है गुणोचित्त, तीसरा है संगठनोचित्त और चौथा है प्रबंधोचित्त तथा 5वां है रीति औचित्य। अगला प्रश्न है कि औचित्यम रस सिद्धस्य स्थिरम काव्यस्य जीवितम उक्ति किस आचार्य की है? तो ये आचार्य क्षेमेंद्र की उक्ति है। नेक्स्ट है कि श्रृंगार को रसराज क्यों माना जाता है? क्योंकि कार्य व्यापार की व्यापकता के कारण ही रस को जो श्रृंगार रस है उसको रसराज माना जाता है। पाश्चात्य काव्य चिंतन का श्री गणेश कहाँ से हुआ है? यूनान से हुआ है। यूनान के सबसे पहले महाकवि कौन थे? होमर थे। नेक्स्ट है कि होमर की 2 महाकाव्य कृतियाँ कौन कौन सी हैं? तो एक तो है इलियड और दूसरी है ओडिसी। सुकरात का समय कब से कब तक माना जाता है? 469 ईसा पूर्व से 399 ईसा पूर्व तक का समय सुकरात का कहा जाता है। प्लेटो का कौन सा ग्रंथ राजनीतिक चिंतन और आदर्श राज्य का महत्वपूर्ण दस्तावेज है? तो रिपब्लिक ग्रंथ राजनीतिक चिंतन और आदर्श राज्य का महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है जो प्लेटो द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट है कि प्लेटो का जीवन काल कब से कब तक रहा है? तो 428 ईसा पूर्व से लेकर के 347 ईसा पूर्व तक प्लेटो का जीवन काल रहा है। प्लेटो किसके शिष्य थे? प्लेटो सुकरात के शिष्य थे। प्लेटो के विचार से वस्तु के 3 रूप कौन कौन से हैं? तो इनके 3 रूप हैं। पहला है आदर्श, दूसरा है वास्तविक और तीसरा है अनुकृत। नेक्स्ट है कि अनुकरण के लिए होमर ने किस शब्द का प्रयोग किया है? तो माइमेसिस शब्द का प्रयोग किया है और इसका अर्थ होता है किसी चीज की नकल या प्रतिनिधित्व करना। अगला प्रश्न है कि शब्द सशक्त शासक है जो भय को दूर कर सकते हैं, आनंद प्रदान कर सकते हैं और आत्मविश्वास से मंडित कर सकते हैं, कथन किसका है? तो ये गोर्जियस का कथन है। प्लेटो की प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी हैं? एक तो है यौन, सिम्पोजियम,
रिपब्लिक और लॉज, ये प्लेटो की प्रमुख कृतियां हैं। नेक्स्ट है कि प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत का सार क्या है। 3 रूप बताए हैं इन्होंने अनुकरण सिद्धांत के। पहला है ईश्वर द्वारा रचित प्रत्यय जगत ही सत्य है। दूसरा है कि वस्तु जगत प्रत्यय जगत की अनुकृति होने के कारण मिथ्या है। और तीसरा है कला जगत वस्तु जगत की छाया या अनुकृति होने के कारण और भी मिथ्या है। अगला प्रश्न है कि प्लेटो ने काव्य हेतु माना है। दैवीय प्रेरणा को प्लेटो ने काव्य हेतु माना है। नेक्स्ट है कि अरस्तु के गुरु कौन थे। तो अरस्तु के गुरु प्लेटो थे। सिकंदर के गुरु कौन थे। सिकंदर के गुरु अरस्तु थे। अरस्तु के प्रमुख सिद्धांत अनुकरण एवं विवेचन पर आधारित हैं। नेक्स्ट है अरस्तु के अनुसार कला किसका अनुकरण करती है। तो अरस्तु के अनुसार कला प्रकृति का अनुकरण करती है। अरस्तु ने काव्य का सर्वोत्तम रूप किसे माना है। तो दुखांतक काव्य को अरस्तु ने काव्य का सर्वोत्तम रूप माना है। अरस्तु के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से। एक तो है पोइटिक्स जिसको काव्यशास्त्र कहते हैं। दूसरा है रेथ एरियोस जिसको भाषण शास्त्र कहते हैं। नेक्स्ट है अरस्तु का काव्यशास्त्र विषयक प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है। पानिपोई एथिकेस, ये अरस्तु का काव्यशास्त्र विषयक प्रसिद्ध ग्रंथ है। अरस्तु ने कविता को किस कला के समतुल्य माना है। संगीत कला के समतुल्य माना है अरस्तु ने कविता को। विरेचन के लिए किस यूनानी शब्द का प्रयोग किया है। कैथारिस शब्द का प्रयोग किया है। और जो विरेचन शब्द है उसका अर्थ है कि किसी चीज को साफ करना, शोधन करना या बाहर निकालना। नेक्स्ट है कि अरस्तु ने कवि व्यक्तित्व के आधार पर काव्य के 2 भेद किए हैं, वो कौन कौन से हैं। तो एक तो है वीर काव्य और दूसरा है व्यंग काव्य। विषयानुसार काव्य के 3 प्रकार कौन कौन से हैं। एक तो है उदात्त काव्य, दूसरा है यथार्थ काव्य और तीसरा है क्षुद्र काव्य। और आज का ये इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, अरस्तु ने काव्य रीति के अनुसार कितने भेद किए हैं। अरस्तु ने काव्य रीति के अनुसार 2 भेद किए हैं। पहला है समाख्यान काव्य और दूसरा है दृश्य काव्य। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।